Okay, so let's move towards internal energy. ठीक है, what is internal energy? As you see, internal energy can be represented by capital U or capital E, right? So internal energy का मतलब क्या होगा? ठीक है, नाम से हमें समझ में आता है वॉट एवर द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अंदर की एनर्जी, सिस्टम के पास में जो एनर्जी होती है वो एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब थोड़ा अगर हमें थर्मोडायनेमिक्स के लैंग्वेज में बोलना हो तो हम ये समझ लेते हैं कि सिस्टम के अंदर ट्रांसलेशनल एनर्जी होगी, रोटेशनल एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, बहुत सारे टाइप की एनर्जी सिस्टम के पास में होते हैं। तो अगर मैं वो सभी एनर्जी की सम करता हूँ तो मुझे इंटरनल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, जैसा लेट अस कंसिडर कि अगर मैंने यहाँ पर 1 लीटर वाटर लिया हुआ है, एक सिस्टम लिया है और सिस्टम के अंदर मैंने वाटर फिल किया हुआ है 1 लीटर। ठीक है, और मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, बताइए ये सिस्टम का टेम्परेचर, ये सिस्टम के पास में एनर्जी कितनी है? तो एनर्जी के लिए आप क्या यूज़ करोगे? आप क्या करोगे, एक थर्मामीटर पुट करोगे, थर्मामीटर से जो रीडिंग आएगा आप बताओगे कि इतना टेम्परेचर है। यानी आपको मैंने पूछा था कितनी एनर्जी है, तो आपने टेम्परेचर से मुझे बता दिया कि इतना टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर क्या बताएगा? थर्मामीटर से हमें क्या पता चलता है? थर्मामीटर से सिर्फ हमें थर्मल एनर्जी के बारे में पता चलेगा। यानी सिस्टम के पास में थर्मल एनर्जी कितनी है, दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ थर्मामीटर, बट अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी कैनॉट बी डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। जैसा अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, तो आप नहीं निकाल सकते हो। उसकी पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली कितनी है आप नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, उसके पास अगर मैं आपको बोलूं कि वो रोटेट हो रहे मॉलिक्यूल्स, कितने रोटेशनल एनर्जी है बताइए, आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। दैट मीन्स कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर जो नोट करने के लिए दे रहा हूं वो ये है, वी कैनॉट डिटरमाइन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। मैं यहाँ पर यू लिखता हूँ, कैपिटल यू। इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और मेन थिंग इज दैट कि हमें वो एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू, हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। दैट डजंट मैटर कि आपने कौन सा रास्ता सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जैसा एक मैंने सिस्टम ली है, एक गैस फिल किया, पिस्टन रखा मैंने। ठीक है, यहाँ पर मैंने गैस फिल किया हुआ है सिस्टम के अंदर। नाउ लेट अस कंसिडर कि सिस्टम के पास पहले U1 अमाउंट में इंटरनल एनर्जी थी। U का मतलब इंटरनल एनर्जी, 1 यानी इनिशियली प्रेजेंट है। सो दिस इज इनिशियल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मैंने उसे U1 लिखा। नाउ अब मैं इसे 2 रास्ते से लेके जाता हूँ। पहला रास्ता मेरे पास में है, ठीक है, और वो रास्ते से अगर मैं गया तो यहाँ पर जो सिस्टम मुझे मिलेगी, सिस्टम के पास में जो भी यहाँ पर चेंजेस होते हैं तो उसके पर्टिकुलर U2 हमें मिलेगा। लेट अस अज्यूम कि ये यहाँ पर इंटरनल एनर्जी, सपोज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 किलो कैलोरी पर मोल, इतना मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। U2 जो है यहाँ मैं कंसिडर कर सकता हूँ, सपोज लेट अस कंसिडर 7 किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब मैं दूसरा रास्ता सिलेक्ट कर रहा हूँ। दूसरा रास्ता सिलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वहाँ चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है, और चेंज होने के बाद में जो इंटरनल एनर्जी मुझे मिली है U2, उसकी जो वैल्यू है वो रहेगी 7 किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि हमने ये सिस्टम को 2 अलग अलग रास्ते से चेंज करके देखा, बट फाइनली जो हमें मिलता है U2, जो हमें मिला है फाइनल चेंज हम जो मिलता है उसमें एनर्जी दोनों की फिक्स्ड है, इंटरनल एनर्जी फिक्स्ड है। मीन्स
इंटरनल एनर्जी की वैल्यू पर्टिकुलर स्टेट में फिक्स्ड होती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी। आपने कौन सा रास्ता सिलेक्ट किया है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ऐसे वैल्यूज को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यहां पर लिखता हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है डेल्टा यू, डेल यू हम उसे बोलते हैं। डेल यू का मतलब क्या आएगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट मीन्स U2 यानी फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इट इज अ स्टेट फंक्शन whose value depends on initial state and final state of the system. Now, अब ये जो मैंने आपको बताया इंटरनल एनर्जी, इसका यूज क्या है? बाय यूजिंग दिस इंटरनल एनर्जी वी कैन डिराइव इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इक्वेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थ्योरेटिकली आप सभी को पता है, मैंने भी बहुत बार सुना है, आप लोगों ने भी सुना होगा। दैट इज इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। इसका मतलब ये होगा कि एनर्जी जो है वो हम क्रिएट तो नहीं कर सकते हैं, बट एनर्जी के जो फॉर्म्स है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए, लेट अस कंसीडर कि मैं यहाँ पर ऐसे एक समुंदर की लहरें मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, हम उसे टाइड्स बोलते हैं। दीज आर नथिंग बट टाइड्स, इसे हम बोलते हैं टाइड्स, ठीक है, लहरें। ये जो समंदर की लहरें होती है, समंदर की जो लहरें हैं, इसे हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है, विच इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एनर्जी जो टाइड के कारण बनी हुई है। नाउ दिस टाइड विल रोटेट्स टरबाइन, टरबाइन को रोटेट करता है। जब ये टरबाइन को रोटेट कर रहा है तो रोटेशन के कारण यहां पर हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। कौन सी? मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। एंड ये मैकेनिकल एनर्जी यानी जो रोटेट हो रहा है टरबाइन, ये टरबाइन रोटेट होने से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी। तो मैं यहां पर लिखता हूं इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें मिलती है। और ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये हमारे घर में आती है, राइट। हम उसमें से बल्ब लगाते हैं और बल्ब लगाने के बाद में हमें लाइट एनर्जी मिलती है। सो आपको ये समझ में आया होगा, ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास में सिर्फ टाइडल एनर्जी थी, उसको हमने कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुई है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी हमें मिलती है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कहना यही है कि एनर्जी को हम क्रिएट तो नहीं कर सकते हैं, बट एनर्जी का फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं। एक एनर्जी अगर डिसअपियर होती है तो दूसरी टाइप की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होगी, ये डिसअपियर होगी तो दूसरी अपीयर होगी। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी डिसअपियर होती है तो लाइट एनर्जी वहां पर अपीयर हो जाएगी। दिस इज द थियोरेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। आइए अब हम उसे डिराइव करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन क्या होगा? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ मैं यहां पर लिख देता हूं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेट अस अज्यूम कि एक सिस्टम हम यहां पर कंसिडर कर लेते हैं। ये सिस्टम के पास इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी U1, ठीक है। नाउ हमने उसमें कुछ क्वांटिटी में अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की है। मींस ये सिस्टम क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे हीट को एब्जॉर्ब करता है इसकी एनर्जी अभी चेंज हो जाएगी। पहले तो इंटरनल एनर्जी थी प्लस हीट भी एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। जब इसके ऊपर मैं कुछ वर्डन करता हूं, कुछ काम करता हूं इसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर, तो मैं यहां पर प्लस W लिखता हूं।
तो ये प्लस डब्ल्यू के कारण यानी वर्क डन के कारण सिस्टम की एनर्जी जो है वो अभी और ज़्यादा चेंज हो जाएगी। ये वर्क डन, जैसे यहाँ पर मैंने मैकेनिकल लिखा है, आप ये मैकेनिकल टाइप का भी वर्क डन यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो वर्क डन यहाँ पर मैंने किया, तो वर्क डन करने के बाद अब जो सिस्टम हमारे पास में आई है ये फाइनल स्टेट में है। पहले इनिशियल स्टेट में थी, अब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आई है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इंटरनल एनर्जी थी प्लस हीट हमने सप्लाई किया प्लस कुछ वर्क डन भी हुआ है। अब टोटल जो एनर्जी है सिस्टम की फाइनल स्टेट में वो चेंज हो चुकी है। लेट अस अज्यूम ये जो चेंज हुई है उसे हम U2 कंसिडर करते हैं। ये जो चेंज हुई है उसे हम U2 लिखेंगे, फाइनल इंटरनल एनर्जी। देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं U2 इज नथिंग बट U1 प्लस हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम प्लस W। नाउ ये U1 को मैं लेफ्ट साइड में लेके जाता हूं तो माइनस U1 होगा, तो इसे मैं लिखता हूं U2 माइनस U1 इक्वल टू Q प्लस W। और U2 माइनस U1 का मतलब ऑलरेडी हमने लिखा था डेल U होता है, इसलिए मैं यहां लिखता हूं डेल U इक्वल टू Q प्लस W। ठीक है, so this is one of the form of first law of thermodynamics. We have already studied that work done is nothing but mechanical work done is nothing but minus P delta V, minus P delta V. Let us put this value of W into this equation. We get del U equal to Q minus P delta V. This is another form of first law of thermodynamics. ठीक है, तो ये दो इक्वेशन हम यूज करते हैं, दीज आर नथिंग बट मैथमेटिकल इक्वेशंस टू एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका मतलब क्या होगा कि हम जो हीट सप्लाई करेंगे और जो वर्क डन होगा उसके कारण सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो एनर्जी चेंज हो जाएगी, दैट इज डेल यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड एंड वर्क डन। ठीक है, नाउ अब ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन है हम उसे अलग अलग पाथ के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। चार रास्ते मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताए हुए हैं, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। ये चारों पाथ अगर हम फॉलो करते हैं वन बाय वन तो कैसे चेंज होता है ये इक्वेशन, आइए हम देखते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पहला पाथ कंसिडर करता हूँ, फर्स्ट पाथ यहाँ मैं कंसिडर करता हूँ आइसोथर्मल पाथ मैंने कंसिडर किया है, आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ नाम से हमें क्या समझ में आता है, आइसो यानी कांस्टेंट, थर्मल यानी टेम्परेचर, मीन्स यहाँ ये प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर होगा कांस्टेंट, टेम्परेचर होगा कांस्टेंट। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जब हम थर्मल एनर्जी सप्लाई करेंगे यानी हीट अगर हम सप्लाई करते हैं तो हीट को मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज कर सकते हैं, सिस्टम की कितनी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, कितनी थर्मल एनर्जी यानी हीट वहाँ पर ये हुई है। सो अब अदरवाइज जैसे हम यहाँ पर टेम्परेचर कंसिडर कर रहे हैं तो टेम्परेचर का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, है ना, यानी अल्टीमेटली टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी वहाँ पर इंक्रीज हो रही है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो हम क्या लिखते हैं, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर हमेशा ही फंक्शन होता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी, इट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी U। दैट मीन्स कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा यानी आइसोथर्मल प्रोसेस अगर होती है तो U2 की वैल्यू U1 जितनी ही रहेगी, एंड देयरफॉर अगर मैं U2 माइनस U1 कंसिडर करता हूं तो ये आंसर कैसा मिल जाएगा, जीरो मिलेगा। मीन्स यहाँ डेल यू की वैल्यू कैसी होगी, जीरो रहती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये डेल यू की वैल्यू जीरो बन जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, वी हैव द फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वी हैव द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, दैट इज डेल यू इक्वल टू Q प्लस W, एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में ये डेल यू इक्वल टू जीरो होता है। लेट पुट दिस वैल्यू, तो ये बन जाएगा जीरो इक्वल टू Q प्लस W, एंड
Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ऐसे हमें मिलेगा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट. माइनस डब्ल्यू अगर आता है तो इसका मतलब क्या होगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम. एंड प्लस क्यू यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम. सो आइसोथर्मल प्रोसेस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट जितनी हम सप्लाई करेंगे उतनी वो सिस्टम क्या करेगी, वर्क डन करेगी. अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम. माइनस डब्ल्यू मिला है हमें, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हमें बोलना होता है. ठीक है, सिस्टम वर्क डन करेगी. नाउ लेट अस कंसिडर अनदर पाथ. अगर हम यहां कंसिडर करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा. वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. वी नो द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. वर्क डन का मतलब क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी. डेल्टा वी का मतलब क्या आएगा, वी टू माइनस वी वन. अब ये वी कैसा है, कांस्टेंट है, यानी वी टू इक्वल टू वी वन आएगा. तो सेम वैल्यू को अगर हम माइनस कर दे तो आंसर जीरो हो जाएगा. तो अगर डेल वी की वैल्यू जीरो है, डेल वी की वैल्यू अगर जीरो है तो जीरो इंटू पी का मतलब जीरो हो जाएगा. देयरफॉर यहाँ वर्क डन की वैल्यू कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम किसी भी हालत में वर्क डन नहीं करेगी, कोई मेहनत नहीं लेती है, वर्क डन नहीं करेगी. रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट है. वॉल्यूम चेंज होना चाहिए वर्क डन के लिए अकॉर्डिंग टू पी डेल्टा वी इक्वेशन. ठीक है ना. अब ये अगर हमने W इक्वल टू जीरो कंसिडर किया है, तो जो इक्वेशन हमारे पास में था डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और हम लिखते हैं डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी. अब ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, पी डेल वी जीरो हो जाएगा. देयरफॉर हमें क्या मिलता है, डेल यू इज इक्वल टू क्यू मिलेगा. मैं इसके बॉटम में वी लिख देता हूँ, वी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन. सो हम इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये इक्वेशन को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ये आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें वर्क डन मिलता है क्या, नहीं. तो हम क्या बोलेंगे, वट एवर द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, इट जस्ट चेंज द इंटरनल एनर्जी. हमें क्या मिलता है, सिर्फ इंटरनल एनर्जी वहां पर चेंज हो जाएगी. डेल यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी. प्लस क्यू का मतलब क्या होगा, हीट सप्लाइड. वी क्यू लिखा है at volume constant volume condition. So at constant volume condition the amount of heat supplied is utilizes to change the internal energy of the system. इसे हम लिखते हैं del u इक्वल टू क्यू वी. ठीक है. अब थर्ड पाथ हम कंसिडर करने की कोशिश करते हैं. थर्ड हम यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस यानी आइसोलेटेड सिस्टम हमें यूज करना है जिसमें हीट का कोई रोल नहीं रहेगा, यानी नो हीट एंटर टू द सिस्टम नॉर लीव द सिस्टम. सो हीट के साथ कोई लेना देना नहीं होगा. तो वॉट एवर द अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट इन द सिस्टम दैट विल ऑलवेज बी अ कॉन्स्टेंट वैल्यू. सो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, Q इक्वल टू जीरो, यानी कोई हीट सिस्टम के अंदर नहीं जाएगी और सिस्टम के अंदर की जो हीट है वो बाहर भी नहीं आएगी. सो Q become 0. Let's put this value of Q into first law of equation. We have the formula del U equal to Q plus W, right? अब यहाँ Q कैसा है, 0 है. Therefore del U is equal to हमें क्या मिलेगा, plus W. अब हमें पता है del U equal to मैंने plus W लिखा है. हमें पता है we are only interested in work done by the system. Work done by the system का मतलब क्या होगा कि ये माइनस W आना चाहिए, ये माइनस डब्ल्यू आना चाहिए. तो माइनस डब्ल्यू के लिए हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर सकते हैं, ये U2 का भी वैल्यू जो है, U2 की वैल्यू कैसी होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी ये भी माइनस होना चाहिए. माइनस कब आएगी, जब U2 की वैल्यू जो है वो कम होगी, यानी फाइनल स्टेट में इंटरनल एनर्जी कम अगर रहती है, इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज होगी. मैं यहाँ पर पहले ये तो लिख देता हूँ और हम एक पॉइंट नोट करते हैं. ठीक है, हम एक पॉइंट नोट करेंगे. दैट मीन्स एज इंटरनल एनर्जी
as internal energy decreases, as internal energy decreases, work is done by the system. ठीक है, अगर हमें पता चल रहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस है और इंटरनल एनर्जी कम होती जा रही है तो हम क्या बोलेंगे, सिस्टम वर्क कर रही है, सिस्टम का वर्क डन हो रहा है. ठीक है. एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज फोर्थ प्रोसेस हम कंसिडर करते हैं, फोर्थ पाथ, दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस, बैरोस का मतलब होता है प्रेशर. आप प्रेशर का यूनिट भी आ रहा है यहाँ पर बार, है ना. तो आइसो का मतलब होता है कांस्टेंट एंड बैरोस का मतलब होता है प्रेशर. मीन्स यहाँ पर प्रेशर कैसे होगा, प्रेशर होता है कांस्टेंट. तो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में क्या होगा, ये जो इक्वेशन हमारे पास में है डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस क्यू माइनस पी डेल वी, जो इक्वेशन होता है हमारे पास, तो पी की वैल्यू वहां पर कैसी होगी, कांस्टेंट होगी. लेकिन जीरो रहेगी क्या, नहीं, क्योंकि डेल पी अगर हमारे पास में होता तो वो वैल्यू जीरो हो सकती थी, बट वी हैव ओनली पी. ठीक है, मीन्स ये इक्वेशन हम यूज करते हैं, डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी. देखिए डेल वी अगर मैं कंसिडर करूँ और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो फिर ये डेल वी की वैल्यू हमने जीरो लिखी थी. अब यहाँ डेल्टा पी लिखा है क्या, नहीं, सिंपली पी लिखा है. तो जो भी वैल्यू होगी प्रेशर की, जो कांस्टेंट है, जो भी प्रेशर होगा वो प्रेशर की वैल्यू हमें यहाँ पर कंसिडर करना ही होगा. ठीक है. सो इसका मतलब क्या है, ये जो आइसोबैरिक प्रोसेस से इंटरनल एनर्जी जो चेंज हो रही है, दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन. कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में वर्क डन हो रहा था क्या, नहीं, लेकिन आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन हो रहा है. अब ये इंटरनल एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा हमें. मैं ये फॉर्मूला जो हमें मिला है इक्वेशन, इसे रीअरेंज करता हूँ, यानी ये जो माइनस पी डेल वी है इसे लेफ्ट में लेके आता हूँ तो वो प्लस पी डेल वी बन जाएगा. देयरफॉर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, है ना. ये माइनस टर्म को लेफ्ट में लेके गया तो प्लस हो जाएगा. डेल यू पहले से ही था, डेल यू प्लस पी डेल वी बना है इक्वल टू क्यू मिलता है हमें. अब क्यू के बॉटम में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पी. इसका मतलब क्या होगा, इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट सम ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस वर्क डन. पी डेल वी का मतलब होता है वर्क डन, है ना. नाउ हमें अब एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस यहाँ पर करना होगा टू एक्सप्लेन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन, बिकॉज ये डिफरेंट है. हीट की वैल्यू जो है यहाँ पर हमें मिली है ये डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के साथ में कुछ वर्क डन भी हो रहा है. ठीक है. सो ये जो डिफरेंट वैल्यू हमें मिली है ना, इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक अलग स्टेट फंक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और हम उसे बोलते हैं एंथैल्पी. उसे मैं बोलना है एंथैल्पी. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट में हमें एंथैल्पी को डिस्कस करना है, बट बिफोर डिस्कसिंग डायरेक्टली अबाउट एंथैल्पी, हम कुछ न्यूमेरिकल कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है. सो फर्स्ट लॉ के बेसिस पे जो न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है उसके लिए कुछ फॉर्मूले और कुछ यूनिट को हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है. ठीक है. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पे जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूमेरिकल्स ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है. कौन से फॉर्मूला हमें यूज करना है, पहला फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, दैट इज डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और इसे हमने क्या लिखा था, डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी. ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. अलॉन्ग विद दैट, फॉर irreversible process, we already discussed it, for irreversible process अगर हमें हीट की वैल्यू निकालना है तो हम लिखते हैं माइनस डब्ल्यू होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस में, है ना, इक्वल टू माइनस डब्ल्यू का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस पी डेल वी. डब्ल्यू का मतलब माइनस पी डेल वी, तो माइनस डब्ल्यू का मतलब
प्लस पी डेल वी होगा। ठीक है, ये इक्वेशन। और सिंपली मैं यहाँ पर ये कंसिडर कर लेता हूँ कि W का मतलब हमें माइनस पी डेल वी, ये इक्वेशन ध्यान रखना है। थर्ड फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल में मैंने क्या बताया आपको, रिवर्सिबल यानी इनफाइनाइटसिमल चेंज होगा, यानी बहुत कम चेंज रहेगा प्रेशर। इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर दोनों भी अप्रॉक्सीमेटली अगर सेम होते हैं तो हम उसे रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो आइसोथर्मल एक्सपांशन होगा उसमें हीट की वैल्यू अगर निकालना हो तो माइनस डब्ल्यू एज इट इज लिखा है मैंने यहाँ पर, लेकिन माइनस डब्ल्यू का मतलब यहाँ पर क्या होता है 2.303 nRT log V2 अपॉन V1, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। और माइनस डब्ल्यू के बदले अगर मैं यहाँ पर प्लस डब्ल्यू लिखता हूँ तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस 2.303 nRT log V2 अपॉन V1। सो ये इक्वेशन हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। ठीक है, एक और पॉइंट नोट करना है, बहुत बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल के अंदर हमें nRT की वैल्यू नहीं दी जाती है, बट इंस्टेड ऑफ nRT हम प्रेशर और वॉल्यूम अगर दिया है तो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है फॉर आइडियल गैस, अगर कोई आइडियल गैस मैं इमेजिन करता हूँ तो आइडियल गैस कंडीशन पे क्या होता है PV इक्वल टू nRT। तो अगर आपके पास में प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू है तो लेट अस पुट दिस प्रेशर वॉल्यूम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ nRT के बदले हमें यूज करना होगा फिर PV को, एंड देन हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज यूनिट हम कंसिडर करते हैं, यूनिट ऑफ वर्क और हीट की जो यूनिट रहेगा वो हम जनरली जूल के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें से प्रेशर हमें एटमॉस्फेयर में मिलेगा और वॉल्यूम हमें लीटर के फॉर्म में मिलता है। तो दो चीज़ों की तरफ ध्यान रखना है, 1 dm³ का मतलब होता है 1 लीटर, 1 dm³ का मतलब होगा 1 लीटर। ठीक है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो है उसे हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी लीटर एटमॉस्फेयर जो भी हमें मिलेगा उसे हम 101.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर है वो जूल में मिलेगा, क्योंकि वर्क डन का जो यूनिट है वो जूल में रहेगा। लेकिन हमें जो न्यूमेरिकल से वैल्यू मिलेगी वो लीटर एटमॉस्फेयर के फॉर्म में मिलेगी, एंड हेंस वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 101.3। ठीक है, तो हमें जूल में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये थे फॉर्मूले और कुछ यूनिट जो हमें ध्यान रखना होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वन एग्जाम्पल। एक न्यूमेरिकल हम कंसिडर करते हैं, न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ न्यूमेरिकल, यहाँ लिखा है गैस एक्सपांड आइसोथर्मली। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूँ, एक्सपांड आइसोथर्मली अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन। ठीक है, ऑफ कांस्टेंट प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर आपको दिया हुआ है, और वॉल्यूम चेंज होता है, गैस एक्सपांड हो रहा है फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर। ठीक है, इतना वो चेंज हो रहा है, और ये प्रोसेस के अंदर हीट एब्जॉर्ब की गई है, हीट एब्जॉर्ब 800 जूल, इतनी हीट एब्जॉर्ब हुई है। अब एब्जॉर्ब हुई है, हीट एब्जॉर्ब का मतलब क्या होगा प्लस 800। ठीक है, तो प्लस 800 जूल हम कंसिडर करते हैं, और आपको बताया गया कैलकुलेट करके बताइए, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी कितनी रहेगी, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या है, डेल यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल वी। अब हमारे पास में प्रेशर है और वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक है V1 से लेके V2 तक है। V1 कितना है 10,
और V2 कितना है, फाइनल वॉल्यूम कितना है 20 लीटर। सो V2 माइनस V1 यानी 20 माइनस 10 कितना आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे रफ में यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। P डेल्टा V का मतलब प्रेशर की वैल्यू हमारे पास में है 1 एटमॉस्फेयर इनटू डेल V का मतलब क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 कितना आएगा 10 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में होता है माइनस पी डेल वी। सो माइनस पी डेल वी का मतलब 1 इंटू 10 आएगा। देयरफॉर यहाँ पी डेल वी की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो वो कितनी मिलेगी, पी डेल वी की वैल्यू कितनी आएगी -10 आएगी, या माइनस पी डेल वी की वैल्यू कितनी आएगी 10। ठीक है 10, लेकिन प्रेशर कैसा है एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम कैसा है लीटर के फॉर्म में, यानी ये 10 लीटर एटमॉस्फेयर ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो हमें ये कितना मिला है 10 लीटर एटमॉस्फेयर मिला है। मैंने आपको क्या बताया, वर्क डन की वैल्यू हमें जूल में होना चाहिए हमारे पास, तो ये लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैं ये 10 लीटर एटमॉस्फेयर को 101.3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो 101 से यानी मुझे सिर्फ एक डेसिमल को ही हटाना है ना, तो यहाँ पर ये आंसर बन जाएगा 1013। लेकिन ये कहाँ पर आया, अभी जूल में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास में पी डेल वी की वैल्यू है। लेट अस पुट दिस वैल्यू इनटू दिस इक्वेशन एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ क्यू ऑल्सो। क्यू यानी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कितनी है 800 जूल है। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, तो ये बन जाएगा डेल यू इक्वल टू 800 जूल माइनस कितना आएगा, ये माइनस एज इट इज लिखा मैंने 1013 जूल। ठीक है, तो ये जूल जूल तो कट जाएगा। ठीक है, यानी जूल कटेगा इन द सेंस कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है जूल, ये मैंने क्या करना किया है, इसे बैलेंस किया हुआ है। पहले लीटर एटमॉस्फेयर में था, इसलिए मैंने इसे जूल में लाया, क्योंकि यहाँ पर हीट भी कैसा है जूल में है, तो वर्डन को भी हमें जूल में लाना होता है, इसलिए 101.3 से हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। सो 800 माइनस 1013 का आंसर अगर मैं देखता हूँ तो वो हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली -213 जूल। ठीक है, सो डेल यू कितनी आएगी -213 जूल, इतना आंसर आना चाहिए। देखिए न्यूमेरिकल यहाँ पर बहुत इजी होते हैं, बट हमें क्या ध्यान देना है एग्जैक्टली क्यू कैसा दिया है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई है या लिबरेट हुआ है। आपको कैलकुलेट करने के लिए वर्क इज डन बाय द सिस्टम बोला है या ऑन द सिस्टम बोला है, तो प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लीटर एटमॉस्फेयर को डेफिनेटली हमें चेंज करना है जूल के अंदर, ये ध्यान रखिए 101.3 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये हमने एक बेसिक न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। अब और एक न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद में एक ग्राफ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा हमारे पास ये दूसरा न्यूमेरिकल मैंने कंसिडर किया है। अब ये क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर क्या एग्जैक्टली दिया है और क्या पूछा है वो हम देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पर 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस हमें दिया है। 2 लीटर का मतलब हम इसे कंसिडर कर सकते हैं 2 लीटर को V1। ठीक है, देन यहाँ प्रेशर दिया है, कितना है प्रेशर 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, एंड आपको बताया गया गैस एक्सपांड हो रहा है, यानी वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो रहा है अंटिल इट्स वॉल्यूम इज 10 लीटर। तो 10 लीटर यानी फाइनल वॉल्यूम होगा, फाइनल वॉल्यूम को हम यहाँ पर V2 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 लीटर से 10 लीटर में वो चेंज हो रहा है। आपको पूछा गया हाउ मच हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एंड हाउ मच वर्क इज डन। ठीक है, कितना वर्क डन होगा। तो कंडीशन आपको दी है, पहली कंडीशन है कि गैस एक्सपांड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम। हम एक एक कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा फर्स्ट का आंसर देखिए, फर्स्ट में आपको क्या पूछा है, गैस एक्सपांड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम और हमें हीट वर्क डन कैलकुलेट करना है। कंडीशन ये है। अब एक एक टर्म को समझते हैं। एक्सपांड का मतलब क्या होगा, एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम वहां पर इंक्रीज हो रहा है स्लोली। आइसोथर्मली का मतलब क्या है कि वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। वैक्यूम का मतलब क्या है कि जहां पर प्रेशर 0 होता है। तो मैं यहां पर क्या लिखता हूं, वैक्यूम कंडीशन में क्या होगा, प्रेशर
जीरो होता है, वहाँ प्रेशर ही नहीं होगा। अब एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो डब्ल्यू की वैल्यू कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, डब्ल्यू की वैल्यू जीरो होगी। और कितनी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या लिखते हैं, डेल यू, हम लिखते हैं क्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, ऐसे हम लिखते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ डेल यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। ठीक है, नाउ अब मैंने आपको क्या बताया, डब्ल्यू ये क्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी होता है। प्रेशर की वैल्यू अब यहाँ पर जीरो है, वैक्यूम के अंदर प्रेशर ही नहीं होता, तो प्रेशर जीरो है, तो जीरो इंटू डेल वी का मतलब जीरो हो जाएगा। सो क्यू की वैल्यू कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक हमने फाइंड आउट कर लिया, हीट कितनी एब्जॉर्ब करेगा, जीरो, कुछ भी हीट लगेगी नहीं एक्सपांड होने के लिए। और वर्क डन कितना आएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर जीरो है। वर्क डन का मतलब क्या होता है, पी डेल वी। अब पी जीरो है तो डेल इंटू डेल वी, ये भी जीरो हो जाएगा, तो डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट कंडीशन में डेल यानी हीट और डब्ल्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है। अब जो सेकंड कंडीशन हमें दी है, सेकंड कंडीशन में क्या है, आपको बताया गया गैस एक्सपांड आइसोथर्मली अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर प्रेशर है, वैक्यूम में प्रेशर नहीं था, लेकिन यहाँ पर प्रेशर है। अब जो भी प्रेशर होगा हमें उसे कंसिडर करना होगा, और ऐसे में हमें हीट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, हीट को हमें कैलकुलेट करना है, कितना प्रेशर दिया हुआ है, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, 1 एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें दिया हुआ है। और वॉल्यूम कितना है, यानी अगर हम डेल वी निकालते हैं तो डेल वी कितना था, डेल वी यानी वी टू माइनस वी वन, वी टू कितना दिया हुआ है हमें 10 लीटर, माइनस वी वन कितना दिया था 2 लीटर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 लीटर, डेल वी का आंसर 8 लीटर आएगा। ठीक है, और नाउ हमें पता है कि डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब होगा माइनस पी डेल वी। ठीक है, लेट पुट दिस वैल्यू, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर है, तो 1 एटमॉस्फेयर को मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, और डेल वी की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी 8 थी, 8 लीटर, ये एटमॉस्फेयर और ये लीटर। देयरफॉर हमें यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा, -1 इंटू 8 का मतलब -8 लीटर एटमॉस्फेयर। मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि ये जो वर्क डन का हमें लीटर एटमॉस्फेयर में मिलता है आंसर, उसे जूल में कन्वर्ट करना होता है। देयरफॉर -8 ये लीटर एटमॉस्फेयर में था, अब हम उसे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 101.3 से जूल में कन्वर्ट करने के लिए, जूल में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर है वो आना चाहिए -810.4। ठीक है, ये आएगा हमारे पास जूल में, -810.4 जूल। ठीक है, अब ये जो हमने कैलकुलेट किया है -810.4 जूल, ये क्या था, डब्ल्यू की वैल्यू थी, तो हमने यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट किया है। अब हमें हीट को कैलकुलेट करना है। हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है, अगर सिस्टम वर्क डन करेगी तो माइनस डब्ल्यू हम लिखते हैं। सो माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी मिली हमें -810, तो माइनस ऑफ -810.4 जूल, 4 जूल। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +810.4 जूल। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर ये डेटा हमें दिया जाता है, वी हैव टू सप्लाई 810.4 जूल अमाउंट ऑफ हीट टू द सिस्टम टू डू -810.4 जूल ऑफ वर्क डन। ठीक है, जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो वर्क डन होगा, सिस्टम वर्क डन करेगी। कितना हमें हीट सप्लाई करना पड़ रहा है, 810.4 जूल इतनी हमने हीट सप्लाई की है। और कितना वर्क डन हो रहा है, उतना ही वर्क डन हो रहा है, सिर्फ हमने वैल्यू को चेंज किया, क्योंकि ये माइनस वैल्यू थी। हीट कितनी सप्लाई की है, +810.4, कितना वर्क डन मिला है, -810.4।
ठीक है, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं। हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, ए से बी, बी से सी, से देन डी, डी कन्वर्टेड टू ई, एंड ई फाइनली कन्वर्टेड टू एफ, एंड एफ अगेन फाइनली कन्वर्टेड टू ए, यानी एक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। ठीक है, एक और मैं यहाँ पर ये प्रेशर को मेंशन कर देता हूँ P3, और साइड में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है टेम्परेचर ए, बी एंड एफ। ये जो पॉइंट है यहाँ टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, और सी, डी एंड ई जो पॉइंट है यहाँ टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो सीरीज यहाँ पर जो चेंज हो रहा है ए टू बी, बी टू सी, एक एक चेंज को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा पहला चेंज देखिए, ए चेंज हो रहा है बी में, राइट, ए टू बी। ये चेंज कैसा है? ये चेंज में अगर आप देखोगे तो प्रेशर की वैल्यू चेंज हुई है क्या? जितनी ए की वैल्यू है P1 प्रेशर, उतना ही P1 प्रेशर बी का भी है। मीन्स प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन को हम आइसोबैरिक प्रोसेस बोलते हैं, है ना। दिस इज आइसोबैरिक प्रोसेस। नाउ बी टू सी को देखिए, बी चेंज हुआ है सी में। ठीक है, अब प्रेशर जो था पहले P1 या बी का, वो अभी सी पॉइंट में आया है P2, यानी प्रेशर जो है वो देखिए पहले हायर से लोअर, यानी प्रेशर जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है, यानी प्रेशर चेंज हुआ। वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर मैं वॉल्यूम कंसिडर करना भूल गया, V1, V2, V3, यहाँ वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। तो बी का वॉल्यूम और सी का वॉल्यूम कैसा है? बी के कंपैरिजन में ज़्यादा है, यानी हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, प्रेशर अगर कम होता है, और टेम्परेचर की बात अगर हम करेंगे तो बी पे टेम्परेचर कैसा है? 50 है, सी पे टेम्परेचर कैसा है? 25 है। तो यहाँ नोट करना है हमें, बी चेंज हुआ है सी, तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जो बता रहा हूँ आपको क्या है कि यहाँ प्रेशर जो है डिक्रीज हुआ, वॉल्यूम जो है इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम, और टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। सो अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम ये तीनों भी फैक्टर अगर चेंज होते हैं तो हम समझ लेंगे कि वो रिएक्शन एडियाबैटिक प्रोसेस है। वो प्रोसेस एडियाबैटिक होगी जहाँ प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये तीनों भी चेंज हो रहा है। ठीक है, हम एडियाबैटिक प्रोसेस उसे बोलते हैं। अब एडियाबैटिक प्रोसेस तो मैंने यहाँ पर बोल दिया, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो ये एडियाबैटिक एक्सपांशन होगा, यानी वर्क इज डन बाय द सिस्टम रहेगा। ठीक है, वो थोड़ा बात का पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम कंसिडर करते हैं सी से लेके डी तक। देखिए, सी पे प्रेशर कितना था? P2, और डी पे प्रेशर कितना है? P3 है, यानी ये सी से डी में चेंज हुआ है, तो प्रेशर कैसा हुआ है? डिक्रीज हुआ है, P2 से P3 तक आया, प्रेशर डिक्रीज हुआ है। लेकिन वॉल्यूम की अगर मैं बात करता हूँ तो वॉल्यूम, सी का वॉल्यूम कितना है? V3 है, डी का वॉल्यूम कितना है? V3 है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन है C टू D, ये कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पे हो रही प्रोसेस, तो हम इसे आइसोकोरिक बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। दिस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। एंड D टू E चेक कीजिए, तो यहाँ वॉल्यूम कितना था? V3, यहाँ वॉल्यूम कैसा है? V2, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। प्रेशर कितना है E और D का? P3 है, यानी प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम यहाँ D से लेके E तक का जो चेंज है उसे अगेन आइसोबैरिक प्रोसेस बोलेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस हम बोलेंगे। एंड लास्ट अगर हम देखें, यानी E से लेके F तक, E से लेके F तक, यहाँ क्या हुआ है? जो पहले V2 था वो अभी चेंज हुआ है V1 में, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। ठीक है, वही अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ तो P3 से लेके P2, यानी प्रेशर इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। E पे टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, F पे टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो दिस इज अगेन, देखिए टेम्परेचर चेंज हुआ, वॉल्यूम चेंज हुआ, प्रेशर चेंज हुआ, तीनों भी फैक्टर चेंज हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस कौन सी होगी?
एडियाबैटिक प्रोसेस होगी। यहाँ प्रेशर इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है एंड टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ऐसे हमें कंसिडर करना होता है रिएक्शन को। एंड फाइनली जब मैं F चेंजेस टू A चेक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हुआ है क्या? नहीं, वॉल्यूम सेम है। F और A का वॉल्यूम सेम है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम सेम है, तो दिस इज अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ऐसे ग्राफ से हमें ये फंडामेंटल्स हमेशा क्लियर रखना होता है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेसिक फंडामेंटल जो पार्ट है थर्मोडायनामिक्स का वो बिल्टअप होते जाएगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो लेवल है वो भी बढ़ती जाएगी, और हम इसी तरीके से फिर एडवांस लेवल के जो न्यूमेरिकल्स है वो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब आपको बिल्कुल करना ही है। सो थैंक यू सो मच।